बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। क्राइमिया में यूक्रेन के ड्रोन हमले को नाकाम बनाया, रशिया ने किया दावा। यूरोप में अमरीकी बमबार जेट्स तैनात। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए नई फौजी मदद का किया ऐलान। ऑस्ट्रेलिया ने 70 सिपाहियों को ट्रेनिंग के लिए भेजा। ईरान में शिराज शहीदों के जनाजे, हजारों की शिरकत। अमेरिका और इसराइल के खिलाफ नारे। अमेरिका और अल्बानिया ईरानी क्रैकडाउन का मसला सिक्योरिटी काउंसिल ले गए। चारशंबे को सेशन बुलाया गया। इसराइल में 2 साल के 5वें इलेक्शंस की तैयारियां, कट्टर जमातों का इत्तेहाद आगे। मंगल की वोटिंग से पहले ओपिनियन पोल्स। अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन से पहले तशद्दुद, एक शख्स नैन्सी पेलोसी के घर में घुस पड़ा, शौहर पर हथौड़ी से हमला। दहशतगर्दी इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा, दिल्ली में सिक्योरिटी काउंसिल कमेटी मीटिंग से जयशंकर का खिताब। गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अमल के लिए कमेटी बनाई गई। इलेक्शन से पहले बीजेपी हुकूमत का फैसला। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। मगरबी किनारे के फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों ने इसराइल और इसराइली लीडर्स को ताज़ा धमकियां दी हैं। मगरबी किनारे में तनाव काफ़ी बड़ा हुआ है, जहां हालिया अरसे में फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों की सरगर्मियां काफ़ी बढ़ गई हैं। CNN ने एक वीडियो जारी किया जिसमें बंदूकों से लैस फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकार इसराइल को धमकियां दे रहे हैं। वो आराम से सोफे पर बैठे हुए हैं और उनके हाथों में अमरीकी साख्ता M4 कार्बन राइफल्स हैं। हालिया अरसे में जेनिन रेफ्यूजी कैंप झड़पों का मरकज बन गया है। नाबलस में भी कई झड़पें हुई हैं। फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों का एक नया ग्रुप उभर कर सामने आ रहा है जिसका नाम लायंस डेन है। पता चला कि ये ग्रुप अपने तौर पर काम कर रहा है, उस पर न फ़लस्तीनी अथॉरिटी का कंट्रोल है और न हमास या इस्लामी जिहाद का। इसी ग्रुप की तलाश में इसराइली फौज ने हाल ही में नाबलस को घेर लिया था। इसराइली फौज ने गजा के समंदर में फ़लस्तीनी मछियरों की कश्तियों पर फायरिंग की। फ़लस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने यह बात बताई। इस तरह के वाक़यात आए दिन पेश आ रहे हैं। हमास पॉलिट ब्यूरो रुकन इज़्ज़त रश्क ने कहा है कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास डिक्टेटर बन गए हैं। उन्होंने महमूद अब्बास की तरफ से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बनाने की मजम्मत करते हुए ये बात कही। इसराइल में 1 नवंबर को 2 साल में 5वें इलेक्शंस होने वाले हैं। ताज़ा ओपिनियन पोल्स में कहा गया है कि कट्टर जमातों का ग्रुप आगे चल रहा है। इस ग्रुप के एक अहम लीडर इतमार बिन वैर हैं। हालिया अरसे में ये कट्टर इसराइली रुकन पार्लियामेंट तनाव की वजह रहे हैं। शेख जरा कशीदगी भी उनकी वजह से ही पैदा हुई थी। हाल ही में उन्होंने बंदूक लहराते हुए यहूदी आबादकारों से कहा था कि पत्थर फेंकने वालों को गोली मारें। इन इलेक्शंस में साबिक वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू वापसी की कोशिश कर रहे हैं। वो इसलिए वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं कि इसके ज़रिए उन्हें करप्शन के केसों में कानूनी कार्रवाई से हिफाजत हासिल होगी। कट्टर पार्टियों की कामयाबी की पेश क़यासियों का ये मतलब है कि उनके इम्कानात बढ़ सकते हैं। नेतन्याहू सबसे ज़्यादा वक्फे तक वज़ीर आज़म रहने वाले लीडर हैं। उनका मुकाबला इत्तेदाल पसंद लीडर यायर लापिड के इत्तेहाद से है। अब बात करते हैं यूक्रेन की। रशिया ने कहा है कि उसकी नेवी ने क्राइमिया के एक टाउन में ड्रोन हमलों को नाकाम बनाया है। यूक्रेन के कई मकामात पर लड़ाई जारी है। क्राइमिया के गवर्नर ने टेलीग्राम पर बताया कि आज सुबह 4:30 बजे एयर डिफेंस ने कई हमलों को नाकाम बनाया और ड्रोन्स को मार गिराया। उन्होंने कहा कि इन हमलों में शहर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और सूरत हाल काबू में है। क्राइमिया के सबसे बड़े शहर सेवस्टोपोल में इन हमलों को नाकाम बनाया गया। रशिया ने 2014 में क्राइमिया पर एक रेफरेंडम के बाद कब्जा कर लिया था।
रशिया ने यूरोप में नेटो की फौजी अड्डों पर जदीद अमरीकी बमबार न्यूक्लियर जेट्स की तैनाती की मजम्मत की है और कहा है कि इसकी वजह से मॉस्को को अपने फौजी मंसूबों पर दोबारा गौर करना पड़ सकता है। रशिया के नायब वज़ीर ख़ारजा अलेक्जेंडर गोरेशकोव ने यह बात बताई। अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट ने यूक्रेन के लिए नई फौजी मदद का ऐलान किया है। डिफेंस डिपार्टमेंट ने कहा कि $275 मिलियन के नए पैकेज में जदीद रॉकेट सिस्टम और दूसरे हथियार शामिल होंगे। प्रेस सेक्रेटरी सबरीना सिंह ने कहा कि हम देख रहे हैं कि यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को रशियंस निशाना बना रहे हैं और इस फौजी मदद से यूक्रेन को सहूलत होगी। अमेरिका के वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि यूक्रेन के लिए हथियारों की मदद जारी रखी जाएगी। उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी हथियारों से मैदान जंग में बहुत फर्क पड़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि वो अपने 70 सिपाहियों को बरतानिया रवाना कर रहा है ताकि यूक्रेन के सिपाहियों को ट्रेनिंग दी जा सके। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने यूक्रेन को 30 फौजी गाड़ियां देने का भी ऐलान किया। जंग शुरू होने के बाद से ऑस्ट्रेलिया यूक्रेन को अब तक $425 मिलियन की मदद दे चुका है। वज़ीर दिफा रिचर्ड माल्स ने एक इंटरव्यू में कहा कि हम समझते हैं कि यूक्रेन को लंबे वक्त तक फौजी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। ईरान के हालात पर चारशंबे को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग होगी। ईरान में कई हफ्तों से महसा अमीनी की मौत पर एहतजाज हो रहा है। उम्मीद की जा रही है कि सिक्योरिटी काउंसिल की इस मीटिंग में ईरान और अमेरिका के अहदेदारों के बीच लफ्जी तकरार होगी। अमेरिका और अल्बानिया ने इस मीटिंग के लिए पहल की है। इस मीटिंग में ईरान की अमन का नोबेल इनाम हासिल करने वाली खातून शीरीन अब्बादी और ईरान में पैदा होने वाली अदाकारा और समाजी कारकुन नाजनीन बुनियादी खिताब करेंगी। इंसानी हुकूक से मुताल्लिक़ यूनाइटेड नेशंस के तहकीकाती अहदेदार जावेद रहमान भी खिताब करेंगे। ईरान ने इल्ज़ाम लगाया कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी ईरान के हालिया मुजाहरों के लिए जिम्मेदार हैं। यूनाइटेड नेशंस में ईरान के सफारती मिशन ने कहा कि अमेरिका इन फसादात का सबसे अहम मुल्जिम है। ईरानी मिशन ने कहा कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हमेशा ईरान के खिलाफ कर रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई ने भी बदअमनी के लिए अमेरिका, इसराइल और इत्तेहादियों को जिम्मेदार ठहराया है। यूनाइटेड नेशंस के तर्जुमान स्टीफन जॉरिक ने ईरानी अहदेदारों से कहा कि वो अपनी आबादी की जायज़ तकलीफों पर तवज्जो दें। उन्होंने एहतजाजियों की मौत और उनके जख्मी होने की वजह बनने वाले तमाम वाक़यात की मजम्मत की। ईरानी अहदेदारों का इल्ज़ाम है कि अमेरिका हर साल ईरान में हुकूमत मुखालिफ सरगर्मियों के लिए कई बिलियन डॉलर खर्च कर रहा है। यूनाइटेड नेशंस के एक एक्सपर्ट जावेद रहमान ने इल्ज़ाम लगाया है कि ईरानी हुकूमत ताकत के जोर पर नौजवानों को दबाने की कोशिश कर रही है। अरब न्यूज़ अखबार से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सदर इब्राहिम रईसी ने औरतों पर बेरहमाना क्रैकडाउन को शय दी है। ईरान में हज़ारों लोगों ने शिराज दहशतगर्द हमले में शहीद होने वालों के जनाजों में शिरकत की। हफ्ते की सुबह इन जनाजों में कई सरकारी अहदेदारों ने भी हिस्सा लिया। जनाजे में शरीक सोगवार मरने वालों की तस्वीरें थामे हुए थे और दाइश की मदद के लिए अमेरिका, इसराइल, सऊदी अरब और बरतानिया के खिलाफ नारे लगा रहे थे। उन्होंने मुतालबा किया कि दहशतगर्दी की इस कार्रवाई के जिम्मेदारों को जल्द से जल्द अंजाम तक पहुँचाया जाए। दाइश आईसिस ने शिराज में मस्जिद शाद चराग पर हमले की जिम्मेदारी कबूल की है, जिसमें कम से कम 15 ज़ायरीन जाँ बहक हुए हैं और 20 से ज़्यादा जख्मी हुए हैं। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने यह बात दोहराई है कि ईरान हालिया फसादात और बदअमनी की मनसूबा साज अमरीका और इसराइल हैं। मेजर जनरल हुसैन सलामी ने शिराज में सोगवारों से खिताब करते हुए कहा कि अमेरिका, इसराइल और सऊदी अरब यमन और मिडल ईस्ट के दूसरे मकामात पर अपनी पैदर पर नाकामियों की वजह से बौखलाहट का शिकार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि ईरान के फसादात के जिम्मेदार खित्ते में इस्लामी जमहूरिया के सियासी और रूहानी असर और रसूख को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए वो ईरान के अंदर बदअमनी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान को कमज़ोर करने की कोशिशों का एक लंबा रिकॉर्ड रखता है। मगरिबी तंजीमों का कहना है कि ईरानी एहतजाजियों पर क्रैकडाउन में अब तक 400 लोग मारे जा चुके हैं। ईरानी पुलिस ने शिराज की एक मसरूफ सड़क पर बम को नाकारा बनाने का दावा किया है। इस सिलसिले में बाज़ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। लबनान के सदर मिशेल ओन ने नए सदर को चुनने में नाकामी के लिए सियासी लीडर्स पर तनकीद की है और वार्निंग दी है कि मुल्क सियासी खला की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उनके सियासी मुखालिफिन और मीडिया उन्हें करप्शन के खिलाफ लड़ाई से रोकने के लिए साजिशें कर रहे हैं। उन्होंने हुकूमत बनने में नाकामी के लिए कारगुजार वज़ीर आज़म नजीब मीक़ाती पर भी तनकीद की और कहा कि बातचीत के लिए स्पीकर नबील बेरी की कोशिशें नाकाम हो गई हैं।
یمن کی حوثی حکومت نے یونائٹڈ نیشنز پر تنقید کی ہے اور اپنے تیل کی دولت لوٹنے کے خلاف خبردار کیا ہے۔ حال ہی میں حوثی فوج نے وارننگ کے طور پر ایک آئل ٹینکر پر حملہ کیا تھا۔ حوثی حکومت کی وزارت خارجہ نے کہا کہ سیکیورٹی کونسل سے ہمارا مطالبہ ہے کہ ہماری وارننگ کو سمجھیں۔ انہوں نے کہا کہ جو وارننگ حملہ کیا گیا تھا وہ دشمن کی کارروائی نہیں تھی، بلکہ اس کا مقصد اس بارے میں خبردار کرنا تھا کہ یوکرین کی دولت لوٹنے والوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ امریکی ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز کی اسپیکر نینسی پیلوسی کے شوہر پال پیلوسی پر ان کے گھر میں گھسنے والے ایک شخص نے ہتھوڑی سے حملہ کر دیا، جس کے بعد ان کی سرجری کی گئی۔ سان فرانسسکو میں ان کے گھر پر کیے گئے اس حملے میں 82 سالہ پال کی کھوپڑی میں فریکچر آیا اور ان کے کندھے اور ہاتھ پر زخم آئے، لیکن امید کی جا رہی ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس حملے کے بعد 8 نومبر کے مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے سیاسی تشدد یا پولیٹیکل وائلنس کے اندیشوں کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ کہا گیا کہ حملہ آور نے مطالبہ کیا تھا کہ وہ نینسی پیلوسی سے ملنا چاہتا ہے۔ اس شخص کی پہچان 42 سالہ ڈیوڈ ڈیکاک کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اس حملے کی مذمت کی ہے اور تشدد کی وجہ بننے والے سیاسی ماحول کی مخالفت کی ہے۔ انہوں نے فیلاڈیلفیا میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ اب بہت ہو چکا، ضمیر رکھنے والے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اٹھ کھڑے ہو اور ہماری ریاست میں خون خرابے کی مخالفت کرے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کا لانگ مارچ جاری ہے۔ جمعے کو لاہور کے لبرٹی چوک سے یہ مارچ شروع ہوا تھا جو 5 نومبر کو اسلام آباد پہنچے گا۔ عمران خان نے مارچ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر چیف جسٹس ہمارے بنیادی حقوق کی حفاظت نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ پاکستان میں میڈیا پر کنٹرول کرنے والے ادارے پیمرا نے لانگ مارچ کی رپورٹنگ کے تعلق سے بعض ہدایتیں جاری کی ہیں۔ لوٹتے ہیں انڈیا۔ گجرات میں اسمبلی الیکشن سے پہلے چیف منسٹر بھوپیندر پٹیل نے یونیفارم سول کوڈ پر عمل کے لیے ایک کمیٹی بنانے کا اعلان کیا ہے۔ ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ کے بعد گجرات تیسری ریاست بن گئی ہے جہاں پر ایسا اعلان کیا گیا ہے۔ ریاست میں دسمبر میں الیکشنز ہونے والے ہیں، لیکن ابھی تاریخوں کا اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ گجرات کے وزیر داخلہ ہرش سنگھوی نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ کی قیادت میں چیف منسٹر بھوپیندر پٹیل نے کیبنٹ کی میٹنگ میں کمیٹی بنانے کا یہ تاریخی فیصلہ کیا ہے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا کہ دہشت گردی پوری انسانیت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ دہلی میں ایک عالمی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یونائٹڈ نیشنز کی پابندیوں کی وجہ سے بعض ملکوں پر دباؤ پڑ رہا ہے۔ وہ یو این سیکیورٹی کونسل کی کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی کی میٹنگ سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یونائٹڈ نیشنز کی کوششوں کے باوجود بعض جگہ دہشت گردی کا خطرہ بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے خاص طور پر ایشیا اور افریقہ میں دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے خطروں کی وارننگ دی۔ یونائٹڈ نیشنز کے چیف اینٹونیو گوٹریز نے دہشت گردی اور دہشت گرد گروپس کی طرف سے نئی ٹیکنالوجی کے استعمال کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے عالمی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی میٹنگ کے لیے ایک پیغام جاری کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی۔ سیکیورٹی کونسل کے 15 رکن ملکوں کے نمائندے اس میٹنگ میں حصہ لے رہے تھے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے نئی دہلی میں برطانیہ کے وزیر خارجہ جیمز کلیورلی سے ملاقات کی۔ اس موقع پر یوکرین جنگ اور انڈیا پیسیفک کے علاقے کے حالات پر غور کیا گیا۔ وہ جمعے کو 2 دن کے دورے پر انڈیا پہنچے تھے۔ اس موقع پر دونوں وزیروں نے انڈیا اور برطانیہ کے درمیان روڈ میپ 2030 کے بارے میں بھی بات چیت کی۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ کرائمیا میں یوکرین کے ڈرون حملے کو ناکام بنایا، رشیا نے کیا دعویٰ۔ یورپ میں امریکی بمبار جیٹس تعینات۔ امریکہ نے یوکرین کے لیے نئی فوجی مدد کا کیا اعلان۔ آسٹریلیا نے 70 سپاہیوں کو ٹریننگ کے لیے بھیجا۔ ایران میں شیراز شہیدوں کے جنازے، ہزاروں کی شرکت، امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے۔ امریکہ اور البانیہ ایرانی کریک ڈاؤن کا مسئلہ سیکیورٹی کونسل لے گئے، چہارشنبے کو سیشن بلایا گیا۔ اسرائیل میں 2 سال کے 5ویں الیکشنز کی تیاریاں، کٹر جماعتوں کا اتحاد آگے، منگل کی ووٹنگ سے پہلے اوپینین پولز۔
امریکہ میں مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے تشدد، ایک شخص نینسی پیلوسی کے گھر میں گھس پڑا، شوہر پر ہتھوڑی سے حملہ۔ دہشت گردی انسانیت کے لیے سب سے بڑا خطرہ، دہلی میں سیکیورٹی کونسل کمیٹی میٹنگ سے جے شنکر کا خطاب۔ گجرات میں یونیفارم سول کوڈ پر عمل کے لیے کمیٹی بنائی گئی، الیکشن سے پہلے بی جے پی حکومت کا فیصلہ۔ یہ تھی آج کی خبریں، اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔